तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धूप से आप प्लीज़ बच के रहना, नहीं तो लू वगैरह लग जाएगा। तो अपने स्टडी को भी फ़ोकस करना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बाहर जाओगे नहीं, तो आप स्टडी ही करो, वही आपके लिए ठीक रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और आपका जो करंट अभी यूनिट चल रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वो सेक्शन फार्मूला था। सेक्शन फार्मूला के बारे में हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में, और साथ ही जो सेक्शन फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे या आपके जितने भी जो है क्वेश्चन बनते थे सेक्शन फार्मूला पे, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे सेक्शन फार्मूला। आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन था सेक्शन फार्मूला से, उसको हम लोग जो है आज के वीडियो में करने वाले थे। बट आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका जो है सेक्शन फार्मूला से भी क्वेश्चन है, सब मल्टीपल टाइप में, और साथ ही जो आपका जो लाइन है जो सेक्शन फार्मूला में यूज करते हैं आपका उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, उस लाइन का इक्वेशन के भी बारे में जो है वहाँ पे डिस्कस था, यानी वहाँ पे जो है मेंशन था। तो जाहिर सी बात है, अगर उन पूरे क्वेश्चन को हमें अगर करना होगा तो हमें साथ ही जब सेक्शन फार्मूला का भी कॉन्सेप्ट को भी पता रहना चाहिए और साथ में इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बाद में जो है हम लोग आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका सेक्शन फार्मूला का भी यूज उसमें देखेंगे और साथ ही इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट का और फार्मूला का भी यूज उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास जो कि आपका होने वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन पे। देखो, आप लोगों ने अभी तक सेक्शन फार्मूला में क्या देखा था कि किसी एक लाइन को जब ड्रॉ करते थे उसका जो है दो पॉइंट जो है वो फिक्स रहता था। एक पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग ए मानते थे, और दूसरा पॉइंट आपका बी रहता था जो उसका एंड पॉइंट रहता था। और आपको पता है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम जो है दो पॉइंट रहना चाहिए, जिससे कि आप उस लाइन के जो है एंड पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर सको। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के बारे में ये जाना था, लेकिन हम लोग जो इक्वेशन पढ़ेंगे, किसी एक लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे, उसे हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि क्यों कैसे किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि उस चीज को पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपका कोई सा भी जो है टॉपिक डिस्कस होता है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा तो किसी भी टॉपिक को हमें समझने में जो है उतना जिज्ञासा नहीं रहेगा, या उतना क्यूरियोसिटी जो है आपका रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। ऐसे आपको लगेगा कि वो फालतू में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी एक लाइन के लिए इक्वेशन का जरूरत कब पड़ गया, क्यों पड़ गया और किस लिए पड़ गया। देखो, किसी एक लाइन का इक्वेशन जो है उस लाइन का टोटली जो है जन्म कुंडली को बताता है। आपको पता है जन्म कुंडली क्या होता है? किसी एक आदमी का जन्म कुंडली के बारे में अगर कहा जाए तो वो उसका जन्म कुंडली के बारे में क्या बताता है? वो जन्म कुंडली उसका बताता है कि उस आदमी का बर्थ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, और उसे आगे क्या क्या करना है, उसके फ्यूचर में जो है किस किस चीजों के लिए जो है उसे नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, सारा तमाम जितने भी चीजें हैं उसके जिंदगी के बारे में वो सारा जो है जन्म कुंडली में जो है मेंशन रहता है या प्रेडिक्ट किया जाता है। लेकिन आपका जो इक्वेशन है किसी लाइन का, इक्वेशन का भी जो आपका सेम रोल है, और ये भी जो है लाइन का जन्म कुंडली है। ये क्या क्या बताता है लाइन के बारे में? ये लाइन के बारे में बताता है कि ये लाइन जो है किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे कि ये लाइन जैसे ए और बी से पास कर रहा है, तो किन किन पॉइंट से जो है ये लाइन पास कर रहा है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, ये लाइन जो है इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सारे तमाम चीजें जो है इस लाइन का जो है इक्वेशन बताता है। किसी भी इक्वेशन का लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म रहता है आपका ये इस तरह के फॉर्म को, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है किसी भी लाइन का इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। याद रखना, ये क्या है आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन, जहां पे आप देखोगे कि एक्स और वाई यहाँ दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, और साथ में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन का अगर बोला जाए कि ये इक्वेशन बताओ कि ये अगर आपका लाइन का इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो दो रहना चाहिए। अगर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो उसमें जो एसोसिएट वेरिएबल रहेगा आपका क्या रहना रहेगा,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, इसलिए जो है एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल रहेगा और इन दोनों का जो हाईएस्ट पावर आपका 1 रहेगा। तो ये किसी भी लाइन का इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। कोई भी अगर इक्वेशन लिखा जाएगा तो इसी फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि इस इक्वेशन का जो है कोई लाइन आपका x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। या कोई इक्वेशन आपका ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये भी जो है इक्वेशन है आपका लाइन का, लेकिन इसे आप जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गया लाइन का। आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम जो है लाइन का इक्वेशन किस लिए लिखते हैं और किन चीजों के लिए लिखते हैं। तो देखो, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि हम लोग किस चीज के लिए लाइन का इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 2-3 नया टर्म के बारे में यहाँ आपको देखने को मिला होगा। सबसे पहले स्लोप, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्लोप क्या होता है, क्योंकि स्लोप एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना जो है किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखा नहीं जा सकता है या इम्पॉसिबल है लिखना। अगर किसी एक लाइन का अगर स्लोप दिया गया हो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि उस लाइन का जो है बताओ वो लाइन कितना डिग्री पे जो है या किस एंगल पे जो है एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, या वो लाइन कहाँ से किस डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका किसी लाइन का वो स्लोप बताएगा, ठीक है। और इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप का एक बहुत ज्यादा ही जो है क्रिटिकल रोल रहता है किसी भी लाइन का इक्वेशन को लिखने के लिए। तो सबसे हम लोग पहले समझेंगे स्लोप क्या होता है। देखो, स्लोप जो होता है लाइन का, वो लाइन के स्टिफनेस को मेजर करता है। स्टिफनेस क्या होता है, जैसे कि इसको एक सरल भाषा में यानी आप इजी वर्ड में समझो कि अगर आपका कोई एक पहाड़ है, ठीक है, जैसे कि ये आपका जो है, ये आपका जो कोई हिली एरिया है, इस हिली एरिया पे जब आप लोग ऐसे करके अगर चढ़ते हो इस हिली एरिया पे, तो आप कैसे चढ़ोगे, आप ऐसे करके चढ़ोगे, यही चढ़ोगे ना। तो इसके स्टीफनेस को जो मेजर करेगा वो स्लोप करेगा। अब आप इसके जो स्टीफनेस पे ऐसे करके आप चढ़ोगे, जैसे कि आप यहाँ से ऐसे करके चढ़ रहे हो, तो आप किन किन बातों पे आप ध्यान दोगे। आप सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ का हाइट कितना है, ठीक है। एक फैक्टर तो आपका ये रहेगा, ये पहाड़ का हाइट क्या है। दूसरा क्या रहेगा कि जहां से आप अगर यहाँ से अगर आप इस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो यहाँ से लेकर के इस पहाड़ का जो डिस्टेंस है यानी जो हाइट है, उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। जहां से पहाड़ का जो हाईएस्ट हाइट रहेगा, वहां से जो है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या रहेगा। तो इन दो फैक्टर पे जो है आपका ये चढ़ाई जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है कितना टाइम लगेगा और आप जो है कैसे जो है इस पहाड़ पे चढ़ोगे। तो बस इसी तरह जो है लाइन के स्टिफनेस को मेजर किया जाता है उसके स्लोप के द्वारा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप को जो है आप कई तरह से भी जो है डिफाइन कर सकते हो। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट ये कहे कि स्लोप इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी सही है। अगर कोई ये भी कहे कि सर स्लोप इज ए रेशियो ऑफ द राइज बाय रन, जहां राइज का मतलब हो गया आपका जो आपका वर्टिकल हाइट, और रन का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। ये हो गया, ये सारा मीनिंग जो है आपका स्लोप को ही बताता है या स्लोप के ही टर्म को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब लाइन के जो है लाइन से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि स्लोप को जो है लाइन के टर्म में कैसे जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और कैसे जो है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग जानते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यानी ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर इस एक्स वाई प्लेन में अगर एक लाइन को हम अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस वाले लाइन को हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे करके हम यहाँ से ऐसे कोई एक सा रैंडम जो है एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो स्लोप को कैसे जो है डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर स्लोप क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि स्लोप इज मेजर द स्टीफनेस ऑफ ए लाइन। तो लाइन का जो स्टीफनेस मतलब कि यहाँ से जो है ये लाइन जो है कितना स्टीप है, यानी कितना जो है ये झुका हुआ है एक्स एक्सिस पे, ये चीज है। और इसे जो है कौन दो जो है क्वांटिटी आपका जो है ये चीज को आपको बताएगा। सबसे पहले ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना जो है ऊपर उठा हुआ है या कितना इसका वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यही चीज है वो आपका। और इस वाले जो वर्टिकल डिस्टेंस को आपको कहते हैं लाइन का राइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और जहां से जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस लाइन का जो स्टिफनेस को, जैसे कि इस पॉइंट से लेकर के आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाएगा आपका रन, कि लाइन का जो है कितना जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है।
ठीक है। और इन दोनों के जो आपका रेशियो है राइज बाय रन, इनके रेशियो को ही आप कहोगे स्लोप, ठीक है। या आप जो है इसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के भी टर्म में कह सकते हो। कैसे? क्योंकि जो है आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस किस लाइन के पैरेलल है? वाई एक्सिस के। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है और ये जो है आपका ये भी क्या होगा? वाई के ही टर्म में होगा, इसलिए जो है ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय द एक्स कोऑर्डिनेट। यानी इन दोनों के रेशियो को अगर आप इसे सेंटेंस के फॉर्म में अगर डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप डिफाइन करोगे। तो ये तो आपका हो गया स्टीफन जो है आप डेफिनेशन जो हो गया स्लोप का, उसको आप समझे हो किसी भी एक लाइन का इन एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। ये चीज आप समझे हो। अब हम लोग जो समझते हैं कि इसे हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं इस लाइन का, यानी ये जो है स्लोप किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है किसी भी लाइन का जो है किसी भी लाइन के स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो आपका यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके आपका ये वाला जो एक डायग्राम बन गया, कौन सा डायग्राम बना? ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और इस वाले एंगल यानी ये लाइन जो एक्स एक्सिस पे कितना जो है झुका हुआ है उसको हम लोग सपोज करते हैं, या कितना जो है इंक्लाइन है उसको हम लोग सपोज करते हैं थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो आपका ट्रायंगल है उसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने जो है कन्वीनियंट के हिसाब से, यानी हमें समझने में आसानी हो, इसको हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। जब हम इसको रीड्रॉ कर लिए तो ये क्या हो गया आपका? ये हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है सिंपली रन जो ही है लिखते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं? राइज ही लिखते हैं, ठीक है। हम लोग समझने के अपने हिसाब से कर रहे हैं। और ये थीटा हो गया, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ये आपका 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा इक्वल टू निकाले, अगर यहाँ पे हम अगर टेन थीटा इक्वल टू निकाले तो क्या होगा आपका? टेन थीटा क्या होता है? टेन आपका किसी भी जो है टेन जो है टेन वो उसका क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट बाय द बेस ऑफ ए ट्रायंगल। यही होता है। यहाँ पे आपका जो है परपेंडिकुलर हाइट क्या है? वो आपका राइज है, और बेस क्या हो गया इस ट्रायंगल का? वो रन है, यही है ना। तो यहाँ पे आपका राइज बाय रन यही आपका हो गया। तो देखो टेन थीटा भी जो है आपका वही चीज को बताया जो कि आपका स्लोप का बताया। स्लोप भी क्या बता रहा है आपका? इट इज द रेशियो ऑफ राइज बाय रन, या आपका वर्टिकल डिस्टेंस बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या वर्टिकल राइज बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही आपका बता रहा है। तो यहाँ से आपका जो स्लोप और टेन थीटा क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है आपका? सेम ही है, और सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका हो गया यानी स्लोप। स्लोप को हमेशा जो है एम से डिनोट करते हैं, याद रखना। स्लोप को हमेशा एम से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं इसको ए से भी जो है डिनोट किया जाता है, बट वो रेयर केस रहता है, लेकिन जो है जनरली हम लोग एम से ही जो है स्लोप को वो डिनोट करते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा हो गया। आप देखो ये एम इक्वल टू क्या हो गया आपका? टेन थीटा, जो कोई आपका यहाँ पे भी लिखा गया है, और यही होगा आपका वर्टिकल राइज बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही आपका हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्लोप को आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्लोप इज द एंगल ऑफ, क्या कहलाएगा आपका? स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन। टेंजेंट किसके लिए यूज हुआ है? आपका टेन थीटा के लिए जो है टेंजेंट वर्ड का जो है यूज हो गया है। तो ये आपका थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप जो है स्लोप को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि आपका क्या कहलाएगा? m इक्वल टू टेन थीटा ही कहलाएगा, ठीक है। यही आपका कहलाएगा। ये चीज आपके समझ में आ गया। देखो ये तो आप जो है अभी आप स्लोप को मैथमेटिकल टर्म में समझे हो। अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है तो स्लोप को आप जो है वेलोसिटी के फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से जो है समझ सकते हो, या स्पीड के टर्म में जो है समझ सकते हो। आपको पता है कि स्पीड क्या होता है? आपको अगर आप अपने प्राइमरी क्लास में पढ़े होगे तो आप रिलेशन पढ़े होगे किसके किसके बीच में? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब आपका स्पीड क्या होता है? आपका स्पीड होता है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय टाइम, यही आपका होता है ना, यही आपका होता है। अगर आपको स्पीड को डिफाइन करना होता है तो आप कैसे करते हो? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसी तरह से आप डिफाइन करते हो। और स्लोप को भी जो है आप स्पीड से जो है कंपेयर करके जो है इसको डिफाइन कर सकते हो। जहां पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस होगा
आपका वर्टिकल राइज हो जाएगा लाइन का फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और टाइम क्या हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि वो लाइन जो है कितना एक्सपेंड कर रहा है उस वाले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। ठीक है, ये चीज आप जो है स्पीड के भी टर्म में जो है इसके स्लोप को समझ सकते हो। अगर आपका लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का क्या मतलब है कि अगर लाइन अगर ऐसे करके आपका जो है लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस से ही तो लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेक किया जाता है ना। अगर आपका लाइन का जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, यानी लाइन का क्या कैसे रहेगा, आपका लाइन इस तरह से रहेगा, तब ना इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। और ये वाला लाइन कौन सा लाइन होगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा 0 डिग्री, और जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा आपका अगर 90 डिग्री होगा, तब वो लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो आपका मेन टॉपिक है, किसी भी लाइन का इक्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, उसको निकालने का एक सिंपल ही फॉर्मूला रहता है आपका, जो मैं कह सकता हूँ बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसे आप कह सकते हो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इन पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज करके जितने सारे भी डिफरेंट आपका जो है फॉर्मूला को प्रपोज किया गया है या बनाया गया है किसी भी लाइन का इक्वेशन को निकालने के लिए, आपका इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाया गया है। और आपका कौन सा फॉर्मूला है, आपका ये वाला ही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला को कहा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब इसे जो है हम किस कंडीशन में जो है यूज करेंगे, जब किसी एक लाइन का स्लोप दिया गया हो और वो ये भी बताया गया है कि वो लाइन का स्लोप ये है और वो लाइन जो है x1 और y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस समय जो उस लाइन का इक्वेशन होगा हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है उसको निकालेंगे। अगर आपका ये बोला जाए कि अगर उस लाइन का वो लाइन अगर 2 पॉइंट से अगर पास कर रहा है, तो उस समय जो है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा उस लाइन का क्या स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकालोगे, इसको आप जो है यहाँ पे समझो। ठीक है, यहाँ पे जो है हालांकि हमारे पास जो है स्पेस का थोड़ा कमी है, इसलिए जो है यहाँ पे मैं छोटा सा फिगर बनाऊंगा। ठीक है, ये वाला आपका जो है हम लोग यहाँ से एक लाइन को लेते हैं, यहाँ से आपका ये वाला लाइन को लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है आपका ये पॉइंट क्या हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया x1 और y1 हो गया, और ये दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये आपका x2 और y2 हो गया, यही हुआ ना। चलो, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस लाइन का पहले बताना है आपका स्लोप। तो आप याद करो स्लोप का क्या डिफिनेशन था, स्लोप का आपका डिफिनेशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो आपका डिफिनेशन था, लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग निकाले थे किसी भी लाइन जो स्लोप का जो फॉर्मूला tan थीटा निकाले थे, उसी तरह जो है हम लोग इसको यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को सबसे पहले जो है डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले इसका राइज को देखते हैं, इस लाइन का राइज क्या है। अगर आप इसे ऐसे देखना चाहोगे तो आप सीधा क्या करोगे, एक्स एक्सिस से लोगे, और क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, यहीं पे है। फिर आपका जो है यहाँ से जो है एक वर्टिकल लाइन को ऐसे आप ड्रॉ करो, तो ये आपका 2 वर्टिकल लाइन हो गया। फिर जब आप इसका जो है इस पॉइंट से जब इस वाले लाइन पे ऐसे जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करोगे, तो ये भी क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल रन हो गया इस लाइन का। क्यों, क्योंकि जो आपका ये थीटा है वही थीटा ये क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा। कैसे कि ये जो थीटा है ये क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इस लाइन को अगर आप ज्यादा एक्सटेंड करते हो तो आपका कौन सा केस होता है, ये आपका केस होता है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट द 2 पैरेलल लाइन। ये क्या है आपका, ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, और ये 2 क्या लाइन है आपका जो है पैरेलल लाइन। तो इसका ये थीटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है इंटीरियर एंगल होगा, इसलिए जो है ये दोनों इक्वल होगा। तो ये भी आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अब ये हमको यहाँ पे निकालना क्या है, स्लोप। तो हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, स्लोप क्या हो जाएगा, देखो ये वाला आपका जो क्या हो गया, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी लाइन का जो है क्या है आपका हॉरिजॉन्टल रन कर रहा है लाइन किससे, इस वाले लाइन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका डिस्टेंस क्या है, वो x1 है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, x2 है। तो ये और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, यही होगा ना।
और फिर जो है आपका यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो है आप जैसे कि x2 माइनस x1 को जैसे निकाले हो, उसी तरह आपका y2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जो है स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है आपका वर्टिकल राइज बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका वर्टिकल राइज क्या है, आपका स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाय आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। यही आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया लाइन का। तो यहाँ से आप जो है ये चीज निकाले हो कि अगर लाइन आपका 2 पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो उस जो है लाइन का स्लोप क्या होगा। जब आप लोग स्लोप निकाल चुके हो तो आप उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हो, किसका यूज करके, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके, जो कि क्या है आपका, जब आपका स्लोप और पॉइंट एक पॉइंट दिया गया हो। ठीक है, देखो इस वाले केस में जब आपका लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उसको आप जो है 2 तरीके से भी जो है निकाल सकते हो। यानी आपका जो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, लेकिन निकालने का मेथड आपका 2 रह सकता है। कैसे, देखो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा जो है आपका क्या है, स्लोप है। ये पूरा क्या है, आपका स्लोप है। आपको एक पॉइंट चाहिए ना, स्लोप तो आप पहले जो है निकाल चुके हो, आपको एक पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन का इक्वेशन को निकालने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। तो आपको जो है, आप चाहे तो x1 और y1 को ले सकते हो, या तो आप x2 और y2 को ले सकते हो। यानी दोनों में से एक पॉइंट को ले सकते हो जब आप उसके स्लोप को कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो देखो हम लोग यहाँ पे 2 तरह के जो है हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं किसी भी एक लाइन का। जब लाइन का स्लोप दिया गया हो तो आपका जो है ऊपर वाला जो आपका बेसिक फॉर्मूला है उसको जो है आप यूज करना जब स्लोप और पॉइंट दिया गया हो। जब आपका दिया गया हो कि अगर वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके लिए आप जो है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तीसरा जो है आपका क्या इक्वेशन होता है जो कि आपके बुक में नहीं होगा, और ये आपको जो है आपने जो है आगे की क्लास में, आगे का क्लास के मतलब ये है कि अगर आप क्लास 10th के बाद अगर मैथ ऑप्ट करते हो तो वहां पे आपको ज्योमेट्री में इस वाले इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा, जिसको आप कहोगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। जब कोई एक लाइन किसी भी जो है कोऑर्डिनेट को, ठीक है, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे में आकर के डिटेल से समझते हैं। चलो यहीं पे हम लोग इसको समझते हैं कि अगर आपका ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। जब एक लाइन जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को, जिस कोऑर्डिनेट पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको इस पॉइंट पे, और जो है वाई कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, ये पॉइंट आपका कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। और जब वाई पॉइंट जो है वाई एक्सिस को, जब ये पॉइंट यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये कहलाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। अब देखो आपको पता है जब आपका लाइन एक्स एक्सिस को जो है किसी एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। और जब वही लाइन वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a है तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a और 0 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है तो उसका y पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा 0 और b हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका a और b क्या कहलाएगा, a आपका कहलाएगा x इंटरसेप्ट और b क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। जहाँ पे a का क्या मतलब हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये आपका कहलाएगा। उसी तरह से जो है आपका b क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन टू द वाई एक्सिस, यही क्या आपका कहलाएगा। तो इस तरह के अगर आपका किसी भी अगर क्वेश्चन में ये अगर मेंशन रहता है कि अगर लाइन जो है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है, जहां पे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे आप अपने कॉमन सेंस से कि वहां पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा अगर एक्स एक्सिस पे वो जो है पॉइंट लाई कर रहा है। और दूसरा अगर पॉइंट अगर ये दिया गया होगा कि वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे अगर जो है लाई कर रहा है तो वहां पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में जो है आप सीधा से जो कोऑर्डिनेट आपके पास मेंशन रहेगा उसी कोऑर्डिनेट को ए के जगह और बी के जगह पुट करके जो है आप वहां पे निकाल सकते हो। तो ये लाइन का कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे कि मैं आपको बताया ए और बी का क्या मतलब है, ठीक है, इसे जो है आप नोट कर सकते हो। एक और जो है काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका इक्वेशन है लाइन का, जो कि सब जगह जो है आपका ये वाला टर्म जो है, ये वाला इक्वेशन जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और सब जगह ये आपके साथ जो है चलता जाएगा।
ये आपका जो फॉर्म है लाइन का, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है, जिसका इक्वेशन आपका कुछ इस फॉर्म में रहता है, जहां पे आपका m क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए लाइन, ऑब्वियस है कि m है तो m क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। और c क्या है, c आपका है y इंटरसेप्ट है, क्या है आपका c, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसका अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपका 0 और c क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यही है ना, या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही है ये आपका। तो यहाँ से आपका जो है ये वाला फॉर्म है जो लाइन का है, काफी ज्यादा जो है यूजफुल जो है फॉर्म है किसी भी लाइन का, ठीक है। ये तो आप लोगों ने जो है लाइन के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा। तो अभी तक हम लोग क्या 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 पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि लाइन का जो है इक्वेशन किस किस के लिए जरूरी पड़ता है, जिससे कि हम किसी भी एक लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा कि लाइन का जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्लोप, वो क्या होता है, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है टर्म है ये क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट है ये क्या होता है। लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन का जो डिफरेंट फॉर्म है, चाहे वो पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म हो, या किसी भी लाइन का जो है 2 पॉइंट से पास करता हो, या लाइन का जो है इंटरसेप्ट फॉर्म हो, या लाइन का जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, ये दो वाले जो चीज है, ये सारे जो आपका लाइन का जो फॉर्म है, इन सभी के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और लाइन का जो है एक और टर्म के बारे में हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं इसी लेक्चर में। वो क्या है, जब आपका दो लाइन अगर पैरेलल होता है तब क्या होता है, अगर जब दो लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जब आपका ये समझ लो, जब आपका दो लाइन पैरेलल लाइन होगा तब उसका स्लोप क्या होगा, उन दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा, ठीक है। चाहे लाइन जो है कहीं से पास करे, लेकिन दोनों का जो है स्लोप आपका इक्वल होगा। अगर लाइन आपका जो है परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का जो एक रिलेशन होता है उसको हम लोग आगे जो है निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उनका स्लोप कैसे जो है आपस में इक्वल होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट लाइन को जो है हम लोग को एक्स वाई प्लेन को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हम लोग जो है एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है, जाहिर सी बात है एक रैंडम लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, फिर एक दूसरा लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो इसका एंगल ऑफ इस वाले लाइन का जो है सपोज करो जो है स्लोप है m1 और इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। इस वाले लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया आपका, थीटा हो गया, और इस वाले का लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया, अल्फा हो गया। यही हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि आप अपने प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, व्हेन ए ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे क्या आपका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी थीटा इक्वल टू अल्फा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, थीटा इक्वल टू अल्फा हो रहा है। जब आप इसको दोनों साइड कर अगर टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होगा, यही होगा आपका, टेन अल्फा होगा, यही होगा। तो यहाँ से आपका जो है टेन थीटा और टेन अल्फा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया इस वाले लाइन का स्लोप, जो कि आपका m1 इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, यही हो गया। और ये वाले स्लोप क्या हो जाएगा, m2 का क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर से बात है जब टेन थीटा और टेन अल्फा ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनका स्लोप भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यही हुआ आपका, यही आपका हो गया, जब आपका दो लाइन पैरेलल हो गया तो आपका दोनों का लाइन का स्लोप इक्वल होगा। समझ गए कि कैसे होगा। बस अपने बेसिक को रिकॉल करके जो है आपका कोई सा भी आगे का जो ड्राइव वाला टर्म है उसको जो है आप आराम से प्रूव कर सकते हो या निकाल सकते हो। अब हम लोग जो है सेकंड कंडीशन जो कि मैं आपको बताया हूं कि जब आपका दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। देखो उसके लिए भी जो है हम लोग सेम जो है कोऑर्डिनेट लाइन को जो है कोऑर्डिनेट प्लेन को जब ड्रॉ करेंगे और जो है ऐसा जो है कंडीशन लेंगे जब दो लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे कि आपका जो है कोई एक रैंडम लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक रैंडम लाइन है और दूसरा लाइन आपका कौन सा है, दूसरा लाइन आपका ये वाला लाइन है। इस वाले लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे वाले का m2 है। इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है वहां पे ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में परपेंडिकुलर हो रहा है या एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जाहिर से बात है कि उसका सबसे पहले क्या कर देखेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जाहिर एक चीज आप लोग यहाँ मैं आपको जो है स्टार्टिंग में ही बताना जो है मैं भूल गया था, उसको आप प्लीज नोट कर लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे। आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सुई का जो है कांटा जो है कैसे करके, जो सुई कैसे मूव करता है या घड़ी का सुई कैसे मूव करता है, वो आपका ऐसे करके मूव करता है, तो ये क्या हो जाता है आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज हो गया। यही जब जो है घड़ी का सुई जब अपोजिट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंटी यानी उसके जो है अपोजिट वाइज में जो है ये मूव करता है। ये चीज आप समझे हो। तो यहाँ पे जो है हमेशा जो आप जब आप देखे होगे, जितने भी मैं आपका लाइन जो है पहले जो है पिछले क्लिप में ड्रॉ कर चुका हूँ, सारा का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मैं इस तरह से इस फॉर्म में ही लेता था। तो यही आपका जो है सही तरीका है किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेने का, जो कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेगा होगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो आपका जो वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये सब आप अपने प्राइमरी क्लास ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है वो सारा। तो हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ लाइन है इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। तो देखो इस वाले लाइन का जो आपका M2 है, M2 है और जो कि आपका M1 है। तो M2 लाइन का जो है आपका जो लाइन का स्लोप M2 है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। और इसका क्या है, इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन का, वो क्या है आपका, वो क्या है 90 डिग्री है। दूसरा जो लाइन जिसका स्लोप M1 है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, अल्फा है। तो देखो आप लोग अपने ज्योमेट्री में पढ़े होंगे क्या, तो यहाँ पे जो आपका इंटीरियर एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा। आप इस वाले चीज से या जो है आप इस तरह से इस लिख सकते हो। तो देखो ये आपका जो है एक इक्वेशन आ गया। फिर यहाँ पे क्या करो 10 90 प्लस अल्फा प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये आपका 10 थीटा होगा। 10 थीटा हो गया, इसको जो है आप जो है यहाँ से इरेज कर दो। ये आपका क्या हो गया 10 थीटा हो गया। अब देखो 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता क्या है, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन यानी साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक होता है, वो दोनों क्या होता है, वो दोनों पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। और वहीं पे जो है आपका जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कोसाइन है या फिर टेन जो है ट्रिगोनोमेट्री है, वो सारा नेगेटिव होता है। तो 90 प्लस अल्फा क्या है आपका, ये आपका किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री यानी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोट क्या हो जाएगा, कोट अल्फा इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ पे हम लोग जो है क्वाड्रेंट वाले प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं। अगर आप लोग पढ़े हो क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टीज तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको जो है यहाँ पे जो है नोट डाल के लिख लो कि 10 थीटा क्या हो जाएगा, जब 10 थीटा होगा तो ये आपका 10 थीटा ही होगा, पॉजिटिव होगा, जहाँ पे अगर थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहीं पे अगर आपका इस तरह से मेंशन रहे कि 10 90 प्लस थीटा, यानी ये आपका बता रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये बता रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि आपका होगा माइनस कोट थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन ही पॉजिटिव रहता है। उसके बाद आपका जो है तीसरा वाला अगर आप पढ़ना चाहोगे कि 10 180 माइनस थीटा, ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 है तो यहाँ पे आपका केवल 10 थीटा होगा, लेकिन साथ में क्या होगा माइनस तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेंगे ये सारे आपके जो जितने भी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेंगे। तो देखो आपका ये क्या हो गया, माइनस कोट अल्फा हो गया। यहाँ वाले चीज को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो माइनस कोट अल्फा हो गया। और कोट अल्फा यानी कोट क्या होता है, वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है किसका, 10 का। तो आप जो है इसे कैसे लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो माइनस 1/10 अल्फा, क्योंकि क्या होता है कोट अल्फा क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल फंक्शन होगा 10 अल्फा का। तो आप जो है 1/10 अल्फा लिखोगे और 10 थीटा लिखोगे। जब आप जो है इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 10 थीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू -1। यही आपका आ गया -1, यह आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है आपका 10 थीटा क्या है, 10 थीटा है आपका स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, जिसका क्या होगा M2 स्लोप है।
और टेन अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जिसका स्लोप क्या है m1 है। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन आ गया जो कि आपका क्या हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी अगर आपका दो लाइन जिसका स्लोप m1 और m2 है वो आपस में जो है परपेंडिकुलर है या आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है एक राइट एंगल पे, तो उसके स्लोप के बीच का रिलेशन आपका कुछ ये आएगा, ठीक है। एक का स्लोप अगर दिया रहेगा तो दूसरे जो है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप इस वाले रिलेशन से इजिली कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो देखो आई होप कि हम लोग जो है यहाँ पे जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट थे इक्वेशन ऑफ लाइन का या फॉर्मूला था उसको हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख चुके हैं और किसी तरह से आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप घर में जो है इसको रिवीजन करना, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का काफी इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है जब तक कि आप उसके फॉर्मूला को या उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हो तब तक। अगर उसके कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला को अगर सही से नहीं समझते हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा या आपको काफी ज्यादा जो है दिक्कत होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पे जितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे उस सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।